Hello and welcome to Hope to Shant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. This is Indian Economy Full Course. We are on unit number 4, that is inflation, and this is lecture number 1. इन्फ्लेशन छोटी यूनिट है, लेक्चर नंबर 2 में इन्फ्लेशन हम खत्म भी कर देंगे. उसके बाद हम चलेंगे यूनिट नंबर 5 पे, ओपन इकोनॉमी में, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, करेंसी डिप्रिसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो इंपॉर्टेंट यूनिट है, पर उससे पहले इस यूनिट को समझना पड़ेगा. इन्फ्लेशन का हमें बेस बनाना पड़ेगा, बेस, बैकग्राउंड, सब कुछ समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन से रिलेटेड, क्योंकि इन्फ्लेशन का यूज हर जगह है. तो आपने जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ा था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था आरबीआई को, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था. तो इन्फ्लेशन को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है. तो आइए इस लेक्चर में इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करते हैं. इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज हो जाए या करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाए. अरे सर ये क्या बोल दिया आपने? इसको समझते हैं, इन्फ्लेशन को एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं. आप फील लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ये अनियन सेलर है जिसके पास केवल 1 केजी अनियन है. 1 केजी अनियन है, इसके पास लिमिटेड सप्लाई है और पूरे वर्ल्ड में केवल 1 केजी अनियन है जो कि इसके पास है. कंडीशन रख रहा हूं ताकि फील आए आपको, ठीक है. और बाय करने के लिए 5 लोग हैं, इस पूरी दुनिया में सिर्फ 5 लोग हैं जो इस दुनिया में हैं, और उनके पास, सबके पास खूब ढेर सारा पैसा है, खूब ढेर सारा पैसा है. पर बदकिस्मती उनकी यह है कि वो पैसा खा नहीं सकते, खाना तो उनको अनियन है. अब समझिएगा, 1 केजी अनियन है, खरीदने वाले 5 लोग हैं और 5 लोग के पास पैसा बहुत ढेर सारा है. तो ये पहले भैया इन भैया के पास गए और बोला प्याज कितने का दिया? तो इन भैया ने बोला भाई 10 रुपए केजी प्याज है, 10 रुपए का 1 किलो प्याज है, 10 रुपए में आप ले जाइए. तो उसने कहा बांध दो. जब तक दूसरे भैया आए, कह रहा यार प्याज तो मैं ही खाना चाह रहा हूं, प्याज ही खा सकता हूं, पैसा तो खा नहीं सकता. तो जो चीज तुम उसको 10 रुपए में दे रहे हो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, मुझे ये अनियन तुम मुझे दे दो. तो ये भैया खुश हो गया कि चलो यार मुझे 100 रुपए मिलेंगे. तीसरा आदमी आता है, कहता है ये आपको 100 दे रहा है, मैं इसके 1000 रुपए आपको दूंगा, ये अनियन मुझे दे दीजिए, क्योंकि अनियन ही खाएंगे आप, पैसा खा नहीं सकते. चौथा आदमी आएगा, कहेगा 1 लाख रुपए मैं दूंगा. पांचवा आएगा, कहेगा मैं 10 लाख रुपए दूंगा. पूरी अटैची भर के नोट लेकर आया, कह रहा मैं आपको ये पूरी अटैची रुपए से भरी दे दूंगा, आप मुझे ये अनियन मुझे दीजिए. कहने का मतलब जिस अनियन का प्राइस 10 रुपीज था, अब उस अनियन का प्राइस है 10 लाख रुपीज. राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन आ गया है, मुद्रास्फीति आ गई है. समझे कॉन्सेप्ट? तो पहला कॉन्सेप्ट समझ गए कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन आ रहा है. जो प्याज 50 रुपए की बिक रही थी, 40 रुपए की बिक रही थी, अब वो 100 रुपीज केजी बिक रही है, इसका मतलब अनियन में इन्फ्लेशन आ गया है. समझिए कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है. चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि परचेजिंग पावर करेंसी की डिक्रीज हो जाए, यानी आपकी करेंसी जो भी है ना, आपका जो भी लीगल टेंडर है, रुपया है, जो भी रुपया है इस समय हमारा लीगल टेंडर, यानी हमारी करेंसी क्या है? रुपया है. रुपया की खरीदने की क्षमता कम हो जाए. अब इसको भी फील कीजिएगा, खरीदने की क्षमता कैसे कम हो जाएगी? पहले कितने रुपए केजी अनियन था? 10 रुपीज केजी अनियन था. यानी आप 10 रुपए का एक नोट लेकर गए और इन भैया को आपने दिया और कहा कि लाओ अनियन, 1 केजी अनियन मुझे दो. ठीक है, तो 10 रुपए की खरीदने की क्षमता कितनी हुई? 1 केजी अनियन हुई. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? 10 रुपए की खरीदने की क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है? 10 रुपीज की 1 केजी अनियन खरीदने की है. लेकिन जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, वही 1 केजी अनियन अब 10 लाख रुपीज में बिक रहा है, विच मीन्स कि पूरी अटैची भर नोट भर कर ले जाओगे और तब वो पूरी अटैची जब इन भैया को दोगे, तब वो आपको 1 केजी अनियन देंगे. कहने का मतलब कि आपने एक नोट दिया और कहा कि लाओ 1 केजी अनियन, और एक जगह पर आपने पूरी अटैची भर नोट दिया और कहा लाओ 1 केजी अनियन. किस केस में रुपए की खरीदने की क्षमता कम है? सेकंड केस में. अरे इतना लेके जा रहे हो, इतना ढेर सारा अटैची में पैसा भर के ले जा रहे हो, तब केवल 1 केजी अनियन खरीद के ला रहे हो. तो उस पूरी अटैची में अगर एक नोट, अगर 10 रुपीज का उसमें नोट होगा, 10 रुपीज की गड्डी गड्डी करके आपने 10 लाख रुपए लाए होंगे, तो उस 10 रुपीज की खरीदने की क्षमता अब कम हो गई है. यानी जब करेंसी की परचेज करने की पावर कम हो जाए, विच मीन्स कि अब इन्फ्लेशन आ गया है. समझे या नहीं? दोनों चीज की फील ली या नहीं आपने? परचेजिंग पावर कम होने का मतलब यह होगा, परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, करेंसी की खरीदने की क्षमता क्या है?
पहले 10 रुपए का नोट लेके गए और बोला कि लाओ 1 केजी अनियन, अब पूरी अटैची भर नोट लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं लाओ 1 केजी अनियन। तो उस 10 रुपए की कीमत कितनी ज्यादा है, उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। लेकिन जैसे इन्फ्लेशन आएगा उस नोट की खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। तो उस नोट जैसे कई नोट हमें चाहिए होंगे, उन सबको मिलाएंगे तब जाकर वो 1 केजी अनियन हमको मिलेगा। विच मीन्स इन्फ्लेशन के दो मतलब कह सकते हैं हम। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज हो जाए या तो अपनी करेंसी की खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाए। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझा, इन्फ्लेशन की फीलिंग ली, समझ आया, मजा आया आपको। चलिए, तो इन्फ्लेशन को काउंट कैसे कर सकते हैं, देखिए। इन्फ्लेशन लेट्स से 2012 में अनियन का प्राइस था 100 रुपीज, 2013 में हो गया 104 रुपए। तो भाई इन्फ्लेशन कितना आ गया, कितने का डिफरेंस हुआ, 4 रुपीज का डिफरेंस हुआ। 4 रुपीज का डिफरेंस है, कितना था पहले, 100 रुपीज था पहले, इंटू 100 कितना आएगा, 4%। यानी इन्फ्लेशन कितना आया, 4% का इन्फ्लेशन है। अरे भाई इतनी तो सी सेट आता होगा क्योंकि सेकंड पेपर में सी सेट है। तो 2012 के कंपैरिजन में 2013 में 104 रुपए हो गया, यानी 4% इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि जो अनियन 100 रुपए में मिल रहा था वो 104 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, एकदम बेस से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब 2013 में 104 रुपए है अनियन का प्राइस, 2014 में 110 रुपए हो गया। तो 110 रुपए हो गया तो कितना परसेंट इन्फ्लेशन हो गया, कैसे निकालेंगे भाई, दोनों के बीच का डिफरेंस 6 रुपीज बढ़ गया। किसमें 6 रुपीज बढ़ गया, यानी पिछले साल कितना प्राइस था, 104 रुपीज था, इंटू 100 कितना आएगा, 5.76%। समझे, इसका मतलब 100 रुपए में जब इन्फ्लेशन बढ़ा, अगले साल 104 हुआ तो 4% का इन्फ्लेशन था। अब 104 से काउंट करेंगे कि अगले साल कितना रुपए बढ़ा। इसका मतलब हम हमेशा प्रीवियस ईयर को लेकर चलेंगे इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए। इन्फ्लेशन कैसे काउंट किया, अगर आपको ईयर वाइज इन्फ्लेशन काउंट करना है तो अगले साल कितना उस अनियन का प्राइस है और पिछले साल अनियन का कितना प्राइस था, उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तभी तो ये पता चलेगा कि पिछले साल के मुकाबले अनियन का प्राइस इस साल कितना बढ़ गया है, कितना इन्फ्लेशन आ गया है। समझ रहे हो इस बात को। तो अनियन का प्राइस 104 था, अब 110 हो गया है, तो 5.76% का इंक्रीज हो गया है अनियन के प्राइस में इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो जब भी प्रीवियस ईयर का प्राइस लेते हैं तो प्रीवियस ईयर को एज अ बेस मानकर चलते हैं और इस इफेक्ट को बोलते हैं बेस इफेक्ट। भाई अनियन अगर 100 रुपीज से काउंट करते तो कितना आता परसेंटेज, 10% इन्फ्लेशन आता। लेकिन 10% इन्फ्लेशन कब आता, जब हम 2012 का प्राइस लेकर चलते। अभी हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर कितना प्राइस था, 2013 में कितना प्राइस था, वो लेकर हमने कैलकुलेट किया कि 2014 में कितना प्राइस बढ़ा है। इसका मतलब हमने 2013 के प्राइस यूज किए, दैट मींस 2013 इज आवर बेस एंड इस इफेक्ट को बोलते हैं बेस इफेक्ट। मैंने जीडीपी के फॉर्मूला में जब मैंने वी शेप्ड जीडीपी रिकवरी बताई थी आपको, जहां पर 11% का वी शेप्ड जीडीपी रिकवरी की बात की थी गवर्नमेंट ने इस बार बजट में, तो मैंने वहां पर भी आपको समझाया था कि वो 11% की ग्रोथ रेट कैसे है। ये कैसे हमने समझा था कि 11% की ग्रोथ रेट है, क्यों, क्योंकि हमारा बेस बहुत कम हो गया था। जीडीपी 134 लाख करोड़ रुपीस की हो गई थी और पहले थी 134 लाख करोड़ के अप्रॉक्स, तो जीडीपी ही घट गई थी। और जब 134 लाख करोड़ का बेस बहुत नीचे था, तो अगर जीडीपी ग्रोथ थोड़ी तेजी से भी कम करेगी, कम तेजी से भी करेगी, तो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा आएगा। यहां वहां पर हमने ये सब कुछ समझा था। आपको एलियन नहीं लगना चाहिए, मैं ऐसा लग रहा हूं कि एलियन कुछ ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको ये सब पढ़ाया है, आपने अगर उस चीज को पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे अगर मैं 2014-15 के बीच में कंपैरिजन करूं तो 9.09% का निकाल सकते हैं। ऐसे करते करते अगर 2019 में अगर आऊं, 2019 में तो 150 रुपए अनियन का प्राइस है एंड 2020 में 140 रुपए अनियन का प्राइस है, तो 150 से घटकर 140 हो गया। यानी यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन तो निगेटिव हो गया, कम हो गया, प्राइस तो बढ़ने की जगह घट गए। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। जब निगेटिव इन्फ्लेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। अभी हम हर टाइप का इन्फ्लेशन समझेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी जितना मैं समझा रहा हूं बस उतना समझते चलिए। तो डिफ्लेशन समझा आपने, ठीक है। तो निगेटिव इन्फ्लेशन हो गया, 150 रुपए प्राइस था 2019 में, 2020 में 140 हो गया, यानी अपना बेस ईयर प्रीवियस ईयर से भी कम हो गया। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की जगह इन्फ्लेशन तो भाई घट गया, बहुत नीचे आ गया। इसको क्या बोला हमने, नेगेटिव इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ऑल राइट। चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यह रहा आपके लिए क्वेश्चन बेहतरीन सा। अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स अट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट।
तो उसने पूछा है कि व्हाट इज बेस इफेक्ट आस्क्ड इन यूपीएससी प्री 2011। तो 2011 के यूपीएससी की प्री एग्जामिनेशन में यह सवाल पूछा गया था। इट इज द इंपैक्ट ऑफ ड्रास्टिक deficiency in the supply due to the failure of crops. It is impact of surge in the demands due to the rapid economic growth. It is the impact of price levels of previous year on the calculation of inflation rate. None of the statement. आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप वाकई में पढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए आपके लिए टाइमर भी लगाता हूं। 15 सेकंड का टाइमर लगेगा आपके लिए। आंसर लिखिए आप। टाइम अप। क्या होगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर होगा सी। इट इज द इंपैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट में बेस इफेक्ट क्या था? प्रीवियस ईयर में क्या प्राइस थे तो अगले साल में क्या प्राइस होंगे, वो प्रीवियस ईयर के प्राइस पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन रेट किस पे डिपेंड करता है? कि प्रीवियस ईयर का क्या प्राइस है। याद है, मैंने आपको अभी पूरा सब कुछ समझा कर आया हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो उसको अप्लाई कीजिए। क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे तब आप वहां पर ये हैबिट डेवलप कर पाएंगे। अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो आप अंदर ले रहे हो, आप इंसर्ट कर रहे हो, उसको आप जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालते हैं। ये दोनों प्रोसेस आपको आना चाहिए, तभी वहां पर एग्जामिनेशन में आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकेंगे। इंफॉर्मेशन यहां से निकालकर यहां रखने की प्रोसेस। समझ रहे हैं? चलिए भाई, तो इन्फ्लेशन का ये काम समझ गए आप। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन क्या है? अब ये रीजन भी समझना पड़ेगा कि क्या कारण है भाई, इन्फ्लेशन ऐसा क्यों बढ़ रहा है। देखिए, पहला रीजन है मनी सप्लाई बढ़ जाए। मैंने आपको बैंकिंग वाले चैप्टर्स में भी पढ़ाया था कि जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा। जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। अब किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी ही है तो क्या होगा? चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर अनियन की सप्लाई उतनी ही है और अनियन को डिमांड करने वाले लोग बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? अनियन की प्राइस जो होंगे वो बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन का पहला कारण तो ये है कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, पहला रीजन समझ में आया, बहुत बढ़िया। सेकेंड, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोग कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी है, यानी कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहे हैं। एप्पल का लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं, आईफोन खरीदना चाह रहे हैं, बाइक खरीदना चाह रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा करना चाह रहे हैं। तो जब कोई कंजम्पशन करेगा तो वो चीज खरीदेगा तो पैसा देगा। पैसा देगा तो वो क्या कर रहा है? एक्चुअली हर चीज की क्या कर रहा है? वो डिमांड कर रहा है। भाई जिसको पैसा दिया उसने भी डिमांड किया, आगे उसने किसी से कोई चीज खरीदी उसने भी डिमांड की, सब लोग कंजम्पशन में लगे हुए हैं। तो आप जीडीपी का वो फॉर्मूला याद कीजिए, जीडीपी बाई एक्सपेंडिचर मेथड। याद है आपको? C प्लस आई प्लस जी प्लस NX। हर चीज कनेक्ट होनी चाहिए, डॉट्स कनेक्ट करिए। तो सी था क्या? कंजम्पशंस बाई हाउस होल्ड्स। अगर कंजम्पशंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जीडीपी इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होगी तो साथ में इन्फ्लेशन भी आएगा। क्यों इन्फ्लेशन आएगा? कंजम्पशन जब इंक्रीज होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी ही, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कंजम्पशन बढ़ा इकोनॉमी में तो जीडीपी बढ़ेगी, बिल्कुल। तो अगर जीडीपी में ग्रोथ रेट है ड्यू टू कंजम्पशन, जीडीपी में अगर ग्रोथ रेट है ड्यू टू कंजम्पशन, इसका मतलब वो इन्फ्लेशन को भी लाएगा। यानी ऐसा जीडीपी ग्रोथ जो कंजम्पशन की वजह से हो रहा है तो साथ में इन्फ्लेशन को भी लाएगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। ये चीज समझी। दूसरा चीज समझिए, इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, यानी इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स जो हैं खूब ढेर सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जितना कंजम्पशन की वजह से जीडीपी बढ़ा उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, क्या वही सेम होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ? नहीं समझे? समझाता हूं। इन्वेस्टमेंट बढ़ा इकोनॉमी में, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा इकोनॉमी में तो जीडीपी बढ़ेगी, डायरेक्टली रिलेटेड है, को रिलेटेड है, तो जीडीपी ग्रो होगी, बिल्कुल ग्रो होगी। जीडीपी ग्रो होगी तो क्या इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा? इन्फ्लेशन क्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगा जितना सी के बढ़ने से हो रहा था? जब कंजम्पशन बढ़ रहा था तो उसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। उसे मैंने क्या बोला कि कंजम्पशन लेड इन्फ्लेशन, यानी कंजम्पशन की वजह से इन्फ्लेशन। अगर मैं कुछ ऐसा टर्म यूज करूं, इन्वेस्टमेंट लेड इन्फ्लेशन, क्या यूज करूं भाई? इन्वेस्टमेंट लेड
इन्फ्लेशन, एक था कंजम्पशन लेड इन्फ्लेशन। कंजम्पशन दिख रहा है आपको, लेड इन्फ्लेशन। कंजम्पशन लेड इन्फ्लेशन का मतलब यह हुआ कि कंजम्पशन बढ़ रहा था, सी बढ़ रहा था तो जीडीपी बढ़ी। ओके ठीक है, ग्रोथ रेट है, जीडीपी बढ़ा, लेकिन जीडीपी बढ़ने के साथ, क्योंकि कंजम्पशन की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, तो जीडीपी के साथ साथ क्या आएगा, अगर जीडीपी में ग्रोथ रेट है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, यानी कंजम्पशन की वजह से इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। दूसरी चीज, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, यानी फर्म्स जो है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही हैं, तो जब फर्म्स इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगी तो क्या होगा, वो सप्लाई को भी बढ़ाएंगी साथ में। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग डिमांड करेंगे उस चीज की, तो डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज्यादा होगा तो इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होंगी, लोग सप्लाई ज्यादा करेंगे, तो उसके साथ साथ क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगी। तो जितनी तेजी से कंजम्पशन के केस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, उतनी तेजी से इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होगा इकोनॉमी में तो उतनी तेजी से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। भाई ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप बहुत प्यारी चीज समझ जाएंगे। फिर से मैं रिपीट करूंगा आपके लिए, बिल्कुल। कंजम्पशन बढ़ा, अभी मैं मान लेता हूं आई जी एन एक्स सब कांस्टेंट है, कंजम्पशन को लेकर चल रहा हूं। कंजम्पशन बढ़ा, इसका मतलब कंज्यूम कर रहे हैं लोग, कंज्यूम करने के लिए डिमांड करेंगे चीजों की, डिमांड चीजों करेंगी, सप्लाई उतनी है तो क्या होगा भाई, चीजों के दाम बढ़ेंगे। पहली चीज ये, इसे मैंने बोला कंजम्पशन लेड इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला, सी जी एन एक्स सब सेम है, जितना कंज्यूम पहले भी कर रहे थे उतनी ही डिमांड है, मैं मान लेता हूं उतनी ही डिमांड है, डिमांड उतनी ही है, डिमांड उतनी ही है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में, यानी फर्म्स जो हैं वो ज्यादा क्या करेंगी, स्पेंड करेंगी। इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स का मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, यानी फर्म्स इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही हैं तो अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर रही हैं, सप्लाई को वो बढ़ाएंगी। अब डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई भी साथ में बढ़ने लगी, तो डिमांड उतनी ही है, सप्लाई भी बढ़ने लगी, तो इन्फ्लेशन जो पहली बार कंजम्पशन की वजह से जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, यहां पर सप्लाई बढ़ने के कारण उतनी तेजी से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। यानी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, बिल्कुल इन्फ्लेशन आएगा, पर उतनी तेजी से इन्फ्लेशन नहीं आएगा जितनी तेजी से इन्फ्लेशन आएगा कंजम्पशन की वजह से अगर जीडीपी ग्रोथ होगी। अगर कंजम्पशन की वजह से हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है, वी आर अ कंज्यूमर नेशन, उसकी वजह से अगर जीडीपी ग्रो हो रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन जीडीपी के ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी आएगा। लेकिन अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की वजह से जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, पर वो उतनी तेजी से इन्फ्लेशन नहीं आएगा, वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन आएगा। वो इन्फ्लेशन, उतना परसेंट का इन्फ्लेशन हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है। अरे अब तो समझ गए भाई, ठीक है। तो इस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से जो कनेक्टेड टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया। दो चीज समझा दी आपको, कंजम्पशन लेड इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट लेड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं कंजम्पशन लेड ग्रोथ भी बोल लो। ठीक है, कंजम्पशन की वजह से ग्रोथ आएगा और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, दोनों में क्या इन्फ्लेशन का कनेक्शन होगा ये भी आप समझ सकते हो। समझ रहे हो, ये चीजें समझ रहे हो? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उत्तर दूंगा वहां पर भी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में मैं दोबारा समझा दूंगा। चलिए, दो रीजन आप समझ गए, वापस बैक टू ट्रैक। इन्फ्लेशन का पहला क्या था बढ़ने का कारण, मनी सप्लाई बढ़ गई थी, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे थे तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। दूसरा रीजन क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे थे इसलिए डिमांड ज्यादा कर रहे थे तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने आपको समझाया अभी कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में इनकम आएगी, इनकम आएगी तो वो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, जितनी तेजी से बढ़ रहा था कंजम्पशन के केस में। बस ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ है फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या था भाई, पूरा पढ़ा दिया चैप्टर। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है तो सरकार को डेफिसिट हो जाता है। उस डेफिसिट को भरने के लिए, उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए क्या कर रहा था गवर्नमेंट, लोन ले रहा था किसी से। अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया तो लोन किस पर्पस के लिए लेती है गवर्नमेंट, ताकि और ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सके। गवर्नमेंट लोन लेती किस लिए है, ताकि एक्सपेंडिचर कर सके इकोनॉमी में, मनरेगा में पैसा दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, ठीक है, हाईवेज क्रिएट कर सके, तो उसमें पैसा जाता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। डेवलपिंग नेशन में यही खास बात है, डेवलपिंग नेशन का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है और रेवेन्यू उतना आता नहीं है। तो हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट जब ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, मनरेगा में ज्यादा लोगों को काम देगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो क्या होगा भाई, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से फिस्कल डेफिसिट कनेक्टेड है इन्फ्लेशन से।
कनेक्शन समझ रहे हो? मैं सारी चीजें आपको कनेक्ट कर दिखा रहा हूं, ये कनेक्शन करना सीखो आप, ठीक है? मजा आ रहा है आपको? नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट। अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझो। अगर एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का नेट। अगर हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम किया, तो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे इंपोर्ट कम करेंगे तो क्या होगा? हमारे देश में डॉलर आएगा। डॉलर आएगा ना, एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, कोई आपने कमोडिटी एक्सपोर्ट की तो जो सामने वाला पे करेगा वो डॉलर में पे करेगा, तो इंडिया में डॉलर आएगा। इंडिया में डॉलर आया, डॉलर तो यूज कर नहीं सकते हो, यहां पर क्या यूज करोगे? लीगल टेंडर, रुपया यूज करोगे। डॉलर को आप रुपया में कन्वर्ट करोगे, और रुपया में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी। अरे डॉलर आया, उसको आपने कन्वर्ट कराया रुपया में, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ी। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कनेक्ट हो रहा है या नहीं? मजा आ रहा है? कनेक्ट हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो नेट एक्सपोर्ट अगर बढ़े हमारे, तो भी इन्फ्लेशन के साथ, इन्फ्लेशन को वो ला सकते हैं अपने साथ। अगर ग्रोथ, हाई ग्रोथ है, तो अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जीडीपी में बहुत ढेर सारा प्रोडक्शन हो रहा है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो लोगों के हाथ में सैलरी आ रही है, पैसा आ रहा है, तो वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर ग्रोथ ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं है तो क्या होगा भाई? इन्फ्लेशन आएगा। तो दीज आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लाने का कारण ये है, समझिए इस चीज को। तो इन्फ्लेशन ये है, तो डीइंफ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं? इन्फ्लेशन समझ गए? इन्फ्लेशन का मतलब ये क्या था? प्राइस, कमोडिटी के प्राइस में बढ़ना। डिफ्लेशन का मतलब ये है कि प्राइस घट जाना। और घटना क्या मतलब? जो बेस ईयर, यानी पहले बेस ईयर बोल रहा हूं, यानी प्रीवियस ईयर में जो प्राइस थे उससे भी नीचे चले जाना, ये खोद के नीचे चले जाना, डिफ्लेशन हो जाना। तो भाई डिफ्लेशन कब आ सकता है? उसके क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, जस्ट उल्टा सोचना शुरू कीजिए, इसको जल्दी हम खत्म करेंगे। मनी सप्लाई कम हो जाए, मनी सप्लाई कम तो लोगों के हाथ में पैसा कम, डिमांड कम, तो चीजों के प्राइस कम। अब सप्लाई उतनी ही है, डिमांड करने वाला कोई है नहीं, तो चीजों के प्राइस, सप्लाई ज्यादा होगा तो आप भाई 1 केजी आलू आपको अगर पहले 10 रुपए में मिल रहा था, अब सप्लाई ज्यादा है, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, तो वो 1 केजी आलू आपको 2 रुपए में भी लोग दे देंगे। समझ रहे हैं? तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। 10 रुपए केजी आलू अब 2 रुपए केजी बिक रहा है, इसका मतलब प्राइस कमोडिटी का घट गया है और इन्फ्लेशन की जगह अब डिफ्लेशन आ गया है। ठीक। सेकेंड, प्रोपेंसिटी टू सेव, कंज्यूमर डिलेइंग परचेज विद होप्स ऑफ फर्दर फॉल इन प्राइस। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब यह है कि लेट से कोई बाइक अभी 70,000 रुपीज की मिल रही है, लेकिन क्योंकि बाइक की डिमांड कोई नहीं कर रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने और रुक जाता हूं, और हो सकता है अगर इसकी डिमांड इतनी नहीं है तो बाइक की प्राइस जो है वो 50,000 भी हो जाए, तब मैं जाकर वो बाइक खरीदूंगा। इसका मतलब आप अपनी परचेज करने की, डिमांड करने की जो पावर है वो आप डिले कर रहे हो। तो आप और ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हो, तो डिमांड नहीं कर रहे हो, सप्लाई उतनी है, तो चीजों के प्राइस घट जाएंगे। तो अगर प्रोपेंसिटी, सेव करने की प्रोपेंसिटी बढ़ेगी तो चीजों के प्राइस घट जाएंगे, क्योंकि आप सेव करना चाहते हो, आप कोई चीज डिमांड नहीं करना चाहते हो। आप अपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा सेव करके रखना चाह रहे हो, आप अभी डिमांड नहीं कर रहे हो, किसी चीज की डिमांड नहीं है और सप्लाई उतनी ही है, तो क्या होगा? चीजों के प्राइस गिर जाएंगे। ठीक है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर फर्म्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी तो वो एक्सपेंड नहीं होंगी, एक्सपेंड नहीं होंगी तो लोगों को जॉब से निकाल भी सकती हैं, है ना। अगर श्रिंक होने लगी, चलो एक्सपेंड छोड़ो, श्रिंक होने लगी, तो श्रिंक होगी तो क्या होगा भाई? लोगों को जॉब से निकालेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के हाथ में सैलरी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो डिमांड कम करेंगे, तो चीजों के प्राइस नीचे आ जाएंगे। फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन याद कीजिए, फिस्कल डेफिसिट को 3.5% ऑफ जीडीपी तक रखना है, यानी हमको गवर्नमेंट को बोरोविंग, एक लिमिटेड बोरोविंग करना है, ऐसा नहीं बहुत ढेर सारा बोरो करेगी। बहुत ढेर सारा बोरो कर रही थी तो बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर कर रही थी। फिस्कल कंसोलिडेशन में क्या होगा? एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को अपना कम करना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। फिस्कल कंसोलिडेशन में अगर ऐसा करेगी गवर्नमेंट, तो एक्सपेंडिचर अगर कम करेगी तो लोगों को जॉब कम देगी, मनरेगा में कम पैसा अलॉट करेगी। जब मनरेगा में कम पैसा होगा तो लोगों के हाथ में कम पैसे होंगे, तो डिमांड कम करेंगे और सप्लाई उतनी है, तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, बल्कि डिफ्लेशन आ जाएगा। समझ रहे हैं? आ रहा समझ में? बढ़िया। नेट एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाए, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो मनी अपनी जो है वो जब बाहर जाएगी, डॉलर में कन्वर्ट होके जाएगी, तो डॉलर में अगर कन्वर्ट करेगा कौन? आरबीआई का कन्वर्ट करेगा। तो आरबीआई आपका पैसा रख लेगा रुपया और डॉलर में कन्वर्ट करके उन्हें पे कर देगा। बिल्कुल। जब आरबीआई के पास पैसा चले जाएगा तो इकोनॉमी में पैसा वो है नहीं, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में कम हो गई तो क्या होगा भाई? लोग डिमांड कम करेंगे, सप्लाई उतनी है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। समझे इस चीज को? आ रहा है समझ में? सब कनेक्टेड है।
इकोनॉमी में डिप्रेशन हो जाए या रिसेशन आ जाए, यानी प्रोडक्शन उतना हो ही नहीं रहा है। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि इकोनॉमी रिसेशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए। तो अभी कोविड-19 में हमारी जो ग्रोथ थी -7.7% की ग्रोथ थी। मैंने आपको वी शेप जीडीपी रिकवरी में ये सब पढ़ाया है। तो जब इकोनॉमी में डिप्रेशन है, रिसेशन है, यानी कोई डिमांड नहीं कर रहा है ना, ग्रोथ तो, प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, तो डिमांड भी नहीं है इकोनॉमी में। अब सब कोविड में, लॉकडाउन में बैठे हैं घर में, उनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो डिमांड क्या ही करेंगे। जब वो डिमांड नहीं कर पाएंगे तो चीजों की सप्लाई तो चलो उतनी बनी है, मैं मान लेता हूं कि इंडस्ट्रीज सब खुली हैं और सप्लाई साइड से कोई दिक्कत नहीं है, केवल डिमांड साइड से दिक्कत है। डिमांड साइड से ये दिक्कत है कि डिमांड कम हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है हाथ में। तो डिमांड अगर कम है, सप्लाई उतनी है, तो क्या होगा, चीजों के प्राइस कम हो जाएंगे। तो दीज आर द रीजंस फॉर डिफ्लेशन। जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन। समझ आया? दोनों चीज समझ में आया? बहुत बढ़िया। नाउ थर्ड इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या है। मान लेते हैं चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो पार्ले जी का पैकेट बना रही है, पार्ले जी के प्राइस बढ़ गए हैं, पार्ले जी के प्राइस पहले 4 रुपीज था, अब जाकर वो 40 रुपीज हो गया है। मान लेता हूं पार्ले जी का प्राइस हो गया 40 रुपीज, तो जो आपका लेबर काम कर रहा है वो एक कंज्यूमर भी है, वो पार्ले जी खाता भी होगा। उसको जब वो मार्केट में जाएगा 40 रुपए का पार्ले जी खाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके पास पैसे कम होंगे, तो वो क्या कहेगा अपने एम्प्लॉय को, वो कहेगा भाई मेरे सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि जो मेरे पास पैसे हैं उससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, उतने पैसे नहीं है जिससे मैं पार्ले जी खा सकूं। लेट्स से पार्ले जी खाना भी एग्जांपल में, देखो समझो, है ना, क्योंकि आप कमोडिटी, बहुत ढेर सारी कमोडिटी ले सकते हो, समझ सकते हो, पर ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे समझो ज्यादा आसान होगा। तो लेट्स से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या हुआ, जो लेबर पहले अपना घर का खर्चा 100 रुपए में चला दे रहा था, अब उसको 400 रुपए चाहिए घर का खर्चा चलाने के लिए। तो वो लेबर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय से क्या बोलेगा, फर्म से क्या बोलेगा कि मेरी सैलरी इंक्रीज कर दीजिए। तो फर्म्स क्या करेंगे, उनकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे, लेकिन अपनी जेब से पैसा इंडस्ट्री तो देगी नहीं, फर्म जो है अपनी जेब से पैसा देगी नहीं, वो क्या करेगी, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देगी। भाई पहले अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए था, अब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ा देगी, कहेगी 15 रुपए है, तो लास्ट में जो प्राइस होंगे वो और बढ़ा देगी। समझ रहे हो इस चीज को? तो अगर पहले प्राइस क्या था, लेट्स से पहले प्राइस हो गया था 40 रुपीज बढ़ के, अब जब लेबर ने और डिमांड की कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, तो वो सैलरी का भी प्राइस जो है वो लास्ट वाली कमोडिटी में ऐड कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन और बढ़ा, फिर लेबर कहेगा मेरी सैलरी और बढ़ा दो, उसने फिर बढ़ाया, फिर अपने प्राइस में इंक्रीज कर दिए, फिर उसने कहा इन्फ्लेशन और बढ़ गया। साइकिल चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल को हमने क्या बोला, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। स्पाइरल की तरह चलता रहा ना, चीजों के प्राइस बढ़े तो वेज, डिमांड फॉर मोर वेजेस, हमको और ज्यादा वेज चाहिए, उसकी वजह से फर्म ने क्या किया, अपने प्राइस बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ा दिया, फिर से इन्फ्लेशन आ गया, फिर वही साइकिल कंटिन्यू होती रही। समझे इस चीज को? इसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। नेक्स्ट इज डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इसको भी समझते हैं, डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या है। देखिए, लेट्स से चीजों के प्राइस कम हो गए चीजों के प्राइस, तो अब उस फर्म्स को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना पहले प्रॉफिट होता था। जब फर्म्स के पास, इंडस्ट्रीज के पास प्रॉफिट उतना नहीं होगा, उनका प्रोडक्शन क्योंकि कम हो गया है, तो क्या करेंगे, लोगों को जॉब से निकालेंगे। जब लोगों को जॉब से निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो वो डिमांड और कम करेंगे। जब डिमांड वो और कम करेंगे तो चीजों के प्राइस और कम हो जाएंगे। जब चीजों के प्राइस और कम हो जाएंगे तो फिर और उनको फर्म्स को जो है फायदा होना और कम हो जाएगा, फिर उनको और प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, फिर वो प्रोडक्शन और कम करेंगे तो लोगों को और ज्यादा जॉब से निकालेंगे, फिर वो लोग भी डिमांड कम करेंगे। क्या है भाई, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल और डिफ्लेशनरी स्पाइरल आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में कॉज्ड बाय, यूपीएससी प्री 2013 का सवाल है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि आंसर ये है सर। ठीक है, पहला है एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, सेकंड है ए डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, और ऑप्शन है आपके पास 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। बताइए भाई। टाइमर
खत्म हो गया भाई। क्या है आंसर इसका? क्या बोल रहा है? अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज्ड बाई, किस वजह से हुआ होगा इन्फ्लेशन? मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल इन्फ्लेशन होगा। डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी सप्लाई कम हो गई तो क्या इन्फ्लेशन होगा? बिल्कुल होगा इन्फ्लेशन। सप्लाई कम हो गई, डिमांड उतनी है तो क्या होगा भाई? चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, अब डिमांड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात इन्फ्लेशन होगा। तो आंसर क्या होगा? डी 1, 2 एंड 3। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व लगाइए। यूपीएससी प्री 2011 का सवाल है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी आती है वो किसके साथ आती है? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन? बताइए इसका आंसर क्या होगा। और मैं आपको टाइमर लगा के देता हूं, ये लीजिए भाई। आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ऐसे मुझे देखने से काम नहीं चलेगा। खत्म। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, जब भी ग्रोथ होगी तो क्या होगा भाई? इन्फ्लेशन होगा। हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होगा, इतना ज्यादा भी इन्फ्लेशन नहीं होगा, इन्फ्लेशन होगा। लेकिन अगर कंजम्पशन लेड ग्रोथ की बात करें और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की बात करें तो इन दोनों में कंजम्पशन लेड ग्रोथ में ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ में कम इन्फ्लेशन होगा। समझे इस बात को? तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं? अरे बाप रे, इतने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं? बिल्कुल, बहुत इजी भी है ये है बेस्ड ऑन कॉजेशन, यानी किस वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, उस वजह को जानेंगे तो इन्फ्लेशन को समझेंगे। पहला इन्फ्लेशन का टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिमांड पुल, यानी डिमांड बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ा। सिंपल है। इसका मतलब क्या है? ये किस टाइप का है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हुआ, इसे बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? सप्लाई साइड। सप्लाई साइड का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को बनाने में ज्यादा पैसा लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब किसी भी चीज को बनाने में, अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करके अगर हम कुछ चीज बना रहे थे, लेट्स से पेट्रोल डीजल, तो अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल के दाम भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझिए इस चीज को। थर्ड इज मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन से याद आया, हमने एक चीज पढ़ी थी, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट क्या था? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसके रेवेन्यू से, तो डेफिसिट हो जाता था। डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते थे, फाइनेंस करना था, यानी गवर्नमेंट को किसी न किसी से वो पैसा बोरो करना था। बोरो कैसे कर सकते थे? गवर्नमेंट के पास कई चीजें हैं, जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सॉवरेन बॉन्ड्स है ना, वो सब करके गवर्नमेंट क्या करती थी? वो बॉन्ड इशू करती थी और पैसा अपने पास बोरो करके लाती थी। और एक मेथड और था, आरबीआई से कहकर कि नए करेंसी नोट छाप दो और मुझे दे दो ताकि मेरा जो घाटा है वो पूरा हो जाए। इस तरह के डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए क्या बोलते थे हम? मॉनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। क्योंकि मॉनिटाइज्ड डेफिसिट का मतलब क्या था कि अगर आरबीआई नए करेंसी नोट छापकर गवर्नमेंट का डेफिसिट पूरा करे, गवर्नमेंट को लोन दे, तो उसे क्या बोलते थे? अब मॉनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मॉनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में दिक्कत क्या थी कि नई करेंसी नोट जब इशू करेगी आरबीआई तो क्या होगा? इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो व्हाट इज मॉनेटरी इन्फ्लेशन? मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मतलब यह हुआ कि इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट का डेफिसिट था, आरबीआई ने नए नोट छापकर मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करके पूरा किया है, उसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी मल्टीप्लायर बढ़ गया और उसकी वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन आ गया। इस चीज को बोलेंगे हम मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की वजह से जो हुआ उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी इन्फ्लेशन। समझ आ रहा है भाई? नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। ओपेक। ओपेक को आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसे कंट्रीज का समूह जो क्रूड ऑयल को क्या करते हैं? बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली जमीन से निकालते हैं। तो अगर ये कंट्रीज क्या करें, अपनी अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, इनकी सप्लाई ज्यादा है, तो अगर चीजों की सप्लाई ज्यादा है, क्रूड ऑयल की सप्लाई ज्यादा है और लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत नीचे आ जाते हैं। तो ये कंट्रीज क्या कर सकती हैं? अपने प्रोडक्शन में कट कर सकती हैं, सप्लाई को कट कर सकती हैं, वो उतना ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी। तो वो ओपेक कंट्रीज क्या करती हैं? ओपेक कंट्रीज अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए
क्या करेंगी, क्रूड ऑयल की सप्लाई में कम कर देंगी। जब क्रूड ऑयल का सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड उतनी है तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, विच मींस दिस इज प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ओपेक कंट्रीज ने क्या किया, क्रूड ऑयल की सप्लाई को कम कर दिया, उसकी वजह से उनकी चीजों के दाम बढ़ गए, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आया, ऐसे इन्फ्लेशन को हमने बोला प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। यानी प्रॉफिट को पुश करने के लिए जो इन्फ्लेशन आए, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आए, ऐसे इन्फ्लेशन को हमने बोला प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्ड इन इन्फ्लेशन। बिल्ड इन इन्फ्लेशन, इसका मतलब मैं जो आपको इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में बता रहा था कि चीजों के प्राइस बढ़ेंगे तो लेबर कहेगा कि मेरे वेजेस बढ़ा दो। लेबर के वेजेस बढ़ाने के चक्कर में इंडस्ट्रीज जो क्या करेंगी, जो कमोडिटी बेच रही हैं उसका फर्दर प्राइस इंक्रीज करेंगी। वो फर्दर प्राइस इंक्रीज होगा तो फिर लेबर कहेगा कि मेरे से प्राइस थोड़ा सा, मेरे वेजेस और इंक्रीज कर दो, और ये स्पाइरल ऐसे घूमता रहेगा। ये क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बिल्ड इन ऑपरेशन है। बिल्ड इन मतलब अंदर ही अंदर बंधा हुआ इन्फ्लेशन है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होता ही रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड बिल्ड इन इन्फ्लेशन। समझे इस चीज को। नेक्स्ट इज रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब, लेट्स से वॉर में, इंडिया इज वॉर विथ पाकिस्तान, योर फेवरेट कंट्री। पाकिस्तान के साथ वॉर में है हम। वॉर में क्या होता है, वॉर में सप्लाई उतनी हो नहीं पाती, सब कोई प्रोड्यूस उतना कर नहीं पाएगा क्योंकि वॉर की सिचुएशन है। सब अंदर रहेंगे, या तो मिलिट्री में अपना सहयोग दे रहे होंगे या किसी तरीके से वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। उसकी वजह से प्रोडक्शन इतना है नहीं, तो सप्लाई कम हो जाती है, तो चीजों के प्राइस बढ़ने चाहिए। चीजों के प्राइस ना बढ़े तो गवर्नमेंट क्या करती है, चीजों के प्राइस कंट्रोल करने के लिए लिमिट लगा देती है कि भाई इससे ज्यादा प्राइस इस कमोडिटी के हो नहीं सकते हैं। अब क्या हुआ कि उतने प्राइस हैं, लेट्स से उसके प्राइस बढ़ने चाहिए, उसके प्राइस बढ़कर हो जाने चाहिए 40 रुपए, और अभी है गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी है 12 रुपए की, तो 12 रुपए से ज्यादा उस कमोडिटी को बेच नहीं सकते हैं। जैसे ही वॉर खत्म होगी, वॉर खत्म होने के बाद क्योंकि सप्लाई कम है तो डिमांड बहुत उतनी ही है, तो चीजों के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो जब वो चीजों के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगे, उसको बोलेंगे हम रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। वॉर के टाइम पे आपने, गवर्नमेंट ने रिप्रेस करके रखा, स्प्रिंग को दबा कर रखा, और स्प्रिंग को दबाने के बाद जैसे ही वॉर में छोड़ा, स्प्रिंग बहुत तेजी से ऊपर आई, उसको क्या बोला हमने, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। समझा इस चीज को। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल छोड़ देगी और चीजों के प्राइस कम, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो उसके प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगे, उसको हमने बोला रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। टाइप समझ में आ रहा है आपको, ये सारे समझ में आए। डिमांड पुल, डिमांड की वजह से, कॉस्ट पुश, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, प्रॉफिट पुश, बिल्ट इन एंड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल है, इजी है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में। चलिए नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि स्टैग्नेशन भी हो और साथ में इन्फ्लेशन भी हो। स्टैग्नेशन का मतलब कि मंदी हो, स्लो डाउन हो, इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जीडीपी का फॉर्मूला याद कीजिए, जीडीपी क्या था, द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मंदी है, तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, चीजों की सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड अगर उतनी है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। यानी स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, स्टैग प्लस स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। समझिए इस चीज को। तो स्टैग्नेशन, मंदी के साथ जो इन्फ्लेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। वैसे मंदी के समय क्या होना चाहिए, अगर स्टैग्नेशन है, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, तो अगर इंडस्ट्रीज उतना प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं तो लोगों को जॉब से निकाल देगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, तो वो उतनी डिमांड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कम होना चाहिए तो इन्फ्लेशन कम होना चाहिए था, लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये स्टैगफ्लेशन है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। दिस इज फ्रॉम द सप्लाई साइड। सप्लाई साइड इतना डिस्टर्ब हो गया है कि सप्लाई इतनी है ही नहीं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। डिमांड कम है लेकिन सप्लाई और कम हो गई है, उसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन आ गया है। इसलिए ऐसे इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे हम, स्टैगफ्लेशन। समझ आया। दिस इज बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। सप्लाई साइड की वजह से होता है स्टैगफ्लेशन। समझे इस चीज को। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन या स्क्यू इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि डबल डिजिट में इन्फ्लेशन हो, 20%, 30%, 40% इन्फ्लेशन डबल डिजिट के ऊपर हो। इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी अगर किसी के प्राइस 100 रुपीज हैं और अगले साल 120 रुपए, उसके अगले साल 150 रुपए, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन, नाम में ही है हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब यह हुआ, हो सकता है
टोमेटो, अनियन, पल्सेस के प्राइस में बहुत तेजी से इंक्रीज आ गया हो, यानी वहां पर इन्फ्लेशन हो पर ओवरऑल इन्फ्लेशन और अदर कमोडिटीज में इतना ना बढ़ा हो, यानी कुछ कमोडिटीज के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, कुछ कमोडिटी के प्राइस उतनी तेजी से नहीं बढ़े या उतना नॉर्मल में है, तो क्या हुआ, स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन का मतलब कि इम्बैलेंस है, कुछ प्राइसेस में, कुछ कमोडिटीज में इन्फ्लेशन आ गया है, कुछ कमोडिटीज में इन्फ्लेशन नहीं है, दिस इज इम्बैलेंस, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्क्यू। स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन मतलब स्क्यू प्लस इन्फ्लेशन, ऐसे तोड़ तोड़ के समझ सकते हैं, स्क्यू प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो पूरी इकोनॉमी में अगर हम, जैसे कि अगर हम सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, वो सब कुछ देखेंगे। अगर आप सभी समझें तो एक बास्केट लेंगे, उस बास्केट में कुछ कमोडिटीज होंगी, कुछ सर्विसेज होंगी, और उनके प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है पूरी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में हम कुछ कमोडिटीज सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसको इस बास्केट में डाल देंगे और देखेंगे कि उनके प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है। उनके प्राइस में जितना इंक्रीज हुआ है, लेट्स से उस कमोडिटी का पहले प्राइस था 100 रुपीज, अगले साल हो गया 140 रुपए, यानी कितना परसेंट इन्फ्लेशन है, 40% का इन्फ्लेशन है। तो इस इन्फ्लेशन को बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब कि टोटल इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में, जिस भी तरीके से आप मेजर कर रहे हैं, टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, अगर इस बास्केट से हम फूड आइटम्स को हटा दें और फ्यूल आइटम्स को, यानी एनर्जी वाले आइटम्स को हटा दें, जैसे कि क्रूड ऑयल, इन सभी को हटा दें, उसके बाद इन्फ्लेशन काउंट करें, तब वो जितना इन्फ्लेशन आएगा उसे हम बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई, फूड जो प्रोडक्शन है, गेहूं, राइस, इसका जो प्रोडक्शन है ये मॉनसून पे डिपेंड करता है। अभी भी इंडिया का एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंड करता है। जो चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, मॉनसून क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, नहीं। क्रूड ऑयल के प्राइस वहां पर सऊदी अरेबिया में बढ़ रहे हैं, कुवैत में बढ़ रहे हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, नहीं। लेकिन क्रूड ऑयल का हम इंपोर्ट करेंगे तो साथ में अगर उनके प्राइस बढ़ गए तो हम इन्फ्लेशन को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी कुछ चीजें हम हटा देते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और फिर देखते हैं कोर इन्फ्लेशन कितना है, यानी वो चीजें कितनी है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, गवर्नमेंट उनको, उनके प्राइस बढ़ने से उनको रोक सकती है, उस इन्फ्लेशन को बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन सारे कमोडिटीज में, जितना भी आपने बास्केट ऑफ कमोडिटी लीज थी, उसमें फूड आइटम्स को हटा दीजिए, फ्यूल आइटम्स को हटा दीजिए और फिर काउंट कीजिए कितना इन्फ्लेशन है, उसको हम बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। वन वर्ड एसोसिएशन लिखिए, याद रखिए, कोर इन्फ्लेशन मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड आइटम का इन्फ्लेशन और फ्यूल आइटम का इन्फ्लेशन हटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, कोर इन्फ्लेशन। समझ आ रही बात है, मजा आ रहा है आपको, चलिए। नेक्स्ट इज डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन एंड रीफ्लेशन। भाई डिफ्लेशन क्या है, डिसइंफ्लेशन क्या है और रीफ्लेशन क्या है, ये तीनों चीजें एक बार में ही मैं आपको समझाता हूं। देखिए डिफ्लेशन क्या है, या आप ऐसे समझते हैं, लेट्स से इन्फ्लेशन था 2014 में 6%, ठीक है। अगले साल 2015 में हो गया 4%, फिर 2016 में हो गया 2%, 2017 में हो गया -1%। समझिए, इन्फ्लेशन 2014 में था 6%, यानी किसी प्राइस के, अगर कमोडिटी का प्राइस 100 था, उसका प्राइस बढ़ गया 106 रुपए। अगले साल हो गया 4%, यानी अगर किसी कमोडिटी का प्राइस उस ईयर में 100 था तो वो बढ़कर क्या हो गया, 104 रुपीज हो गया। यानी अगर पिछले साल किसी का प्राइस 100 रुपीज था तो वो बढ़कर 104 हो गया। यानी पहले इन्फ्लेशन 6% था, फिर 4% हो गया, फिर 2% हो गया। यानी इन्फ्लेशन, यानी चीजों के प्राइस तो अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन कम तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, ग्रोथ तो इकोनॉमी में अगर है, जैसे ग्रोथ 6% है, फिर 4% है, फिर 2% है, तो क्या बोलते हैं हम कि इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है पर कम तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो है इकोनॉमी में, पहले 6% से इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा था, अभी 4% इन्फ्लेशन है, फिर 2% इन्फ्लेशन है। मतलब क्या है, इन्फ्लेशन की जो रेट है वो डिक्रीज हो रही है। जब इन्फ्लेशन का रेट डिक्रीज हो गया है तो उसे बोलेंगे हम डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे भाई, डिसइन्फ्लेशन, यानी रिड्यूस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन का रेट धीरे धीरे डिक्रीज होता रहे उसे हम बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। और अगर निगेटिव हो जाए, क्या बोलता है उसको, निगेटिव को क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेशन। यानी चीजों के प्राइस अगर पिछले साल 100 रुपए थे, वो घटकर कुछ 99 रुपए हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। तो ओरिजिनल प्राइस जो प्रीवियस ईयर में थे उससे भी नीचे हो गया है प्राइस, यानी क्या हो गया है, डिफ्लेशन हो गया है। डिसइन्फ्लेशन मतलब
रिड्यूस इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के रेट में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिफ्लेशन इज नेगेटिव इन्फ्लेशन, समझे। और नेगेटिव इन्फ्लेशन के बाद, या अगर ये -1% पहुंच गया, उसके बाद फिर से इन्फ्लेशन आने लगे और वो फिर से 4% पे पहुंच जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, रीफ्लेशन, यानी ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन अगेन, इन्फ्लेशन को हमने दोबारा से लाया, उसको हम क्या बोलेंगे, रीफ्लेशन। रीफ्लेशन का मतलब री इन्फ्लेशन, री प्लस फ्लेशन मतलब री इन्फ्लेशन, दोबारा से इन्फ्लेशन को हमने लाया। समझा आपने। डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रीफ्लेशन में क्या अंतर है, आपको समझ में आना चाहिए। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एंड एगफ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब यह है, इसको पहले समझ लेते हैं। लेट्स से गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस किया और व्हीट और राइस की एमएसपी ज्यादा रखी। एमएसपी जानते हैं आप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो व्हीट और राइस की एमएसपी ज्यादा है और पल्सेस के लिए एमएसपी कम है, तो उससे क्या होगा भाई, व्हीट और राइस ज्यादा क्या करेगा, फार्मर प्रोड्यूस करेगा। क्यों भाई, उसको एमएसपी ज्यादा मिलेगी तो उसको ज्यादा फायदा होगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करना चाहेगा, व्हीट और राइस प्रोड्यूस करना चाहेगा, पल्सेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो पल्सेस की सप्लाई में कमी आ जाएगी, पल्सेस की सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड उतनी ही रही तो क्या होगा, पल्सेस के दाम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। यानी इकोनॉमी में, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की वजह से इन्फ्लेशन आ गया, इसे बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अगर लेट से क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत कम हो गया है, 2014-15 में क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत कम हो गया था, लेकिन हमें पता नहीं चला, पेट्रोल और डीजल के प्राइस उतने ही थे। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो गया है तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हो जाने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा देती है, तो उससे क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो गए हैं, पेट्रोल के प्राइस कम ही नहीं हुए। क्यों नहीं पता चलता कि पेट्रोल के प्राइस कम नहीं हुए, क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, वैट बढ़ा देती है, उसकी वजह से उतना ही इन्फ्लेशन रहता है। ऐसे इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जो भारत सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की वजह से इन्फ्लेशन होगा, तो उसे बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। एंड नेक्स्ट इज एगफ्लेशन। एगफ्लेशन का मतलब कि एग्रीकल्चर में जो इन्फ्लेशन हुआ उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया, उसे हम बोलेंगे एगफ्लेशन। एग मतलब एग्रीकल्चर, फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन। तो एग्रीकल्चर की वजह से जो इन्फ्लेशन आया उसे हम बोलेंगे एगफ्लेशन। These are the types of inflation। आपको सब कुछ समझ में आया, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन ऑपरेशन, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, हेडलाइन, कोर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रीफ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, एगफ्लेशन। मैंने सभी टाइप आपके साथ डिस्कस कर लिए, इससे ज्यादा कोई भी टाइप अब बचा ही नहीं है। अब अगर मैं इन्फ्लेशन को कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसकी स्पीड के हिसाब से अगर मैं डिफाइन करूं, उसकी स्पीड के हिसाब से मैं अगर बताऊं कि इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन रेंग रहा है, और रेंग के कहां तक पहुंचा है, 4% तक पहुंचा है। अगर इन्फ्लेशन 4% तक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। अगर स्पीड में तेजी देखें, थोड़ा सा अगर तेज हो जाए, वॉक करने लगे, ये ट्रॉटिंग, घोड़ा जो होता है ट्रॉट करता है, तो वॉकिंग या ट्रॉटिंग होने लगे, यानी चलने लगे, यानी 4 से अगर 10% के बीच में इन्फ्लेशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। समझे इस चीज को। और इन्फ्लेशन अगर डबल डिजिट में आ जाए, उससे भी ऊपर 20%, 30% बढ़ने लगे, जैसे कि वेनेजुला में हुआ था, जिम्बाब्वे में हुआ था, अगर इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर स्पीड के हिसाब से देखें तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो सकता है 4% तक, 4 से 10% क्या होगा, वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, एंड 10% के ऊपर क्या होगा, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और अगर आपने इन्फ्लेशन का कोर आइडिया समझ लिया कि इन्फ्लेशन में क्या है, भाई डिमांड अगर बढ़ गई, सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ी तो चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। या डिमांड उतनी है, चीजों की सप्लाई बहुत कम हो गई, सप्लाई कम हो गई है तो क्या होगा भाई, चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। और जस्ट अपोजिट डिफ्लेशन में, और डिस इन्फ्लेशन को भी आपने समझा, रीफ्लेशन को भी आपने समझा, तो इनके बीच का अंतर भी आपने समझा। चलिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किसकी वजह से होगा, यूपीएससी प्री 2013 में पूछा गया था। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, और क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। और आपका टाइमर है 15 सेकंड का, ये रहा। देखिए भाई, बताइए आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए।
टाइम अप। क्या होगा इसका आंसर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, यानी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किसकी वजह से होगा? सोचना शुरू कीजिए। पब्लिक डेट का, या आप ये सोचिए बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए पब्लिक से पैसा खींच लिया। पब्लिक से पैसा आपने खींच लिया तो पब्लिक के पास हाथ में जब पैसा रहा नहीं तो वो डिमांड कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ने की जगह। तो इन्फ्लेशनरी ये तो नहीं हो सकता है, तो ये ओवर हो गया। सी बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। आपने बैंकों से पैसा खींच लिया तो बैंक लोन कम दे पाएंगे, बैंक लोन कम दे पाएंगे इकोनॉमी में लोगों को, तो उससे क्या होगा? लोग ज्यादा बोरो नहीं कर पाएंगे, हाथ में पैसा कम होगा तो डिमांड उतनी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन नहीं आएगा इतना, तो ये सी भी नहीं होगा। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो पब्लिक डेट, सरकार ने जितना भी डेट लिया है उसका रीपेमेंट किया। लेट से आरबीआई से गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया था तो गवर्नमेंट ने उस लोन को चुकाया, तो गवर्नमेंट ने अपना पैसा आरबीआई को दे दिया। तो गवर्नमेंट ने जब पैसा आरबीआई को दे दिया तो गवर्नमेंट की कैपेसिटी कम हो गई एक्सपेंडिचर करने की। जब गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर कर पाएगा तो क्या होगा भाई? गवर्नमेंट ने कम एक्सपेंडिचर किया यानी मनरेगा में कम पैसा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम डेवलप करेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम देगा, एम्प्लॉयमेंट कम देगा तो उनके हाथ में पैसे नहीं होंगे क्योंकि सैलरी ग्रुप में पैसा नहीं मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो डिमांड कम करेंगे चीजों की, तो इन्फ्लेशनरी उतना इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। आरबीआई ने नया पैसा छापकर गवर्नमेंट को दिया उसके बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। जब आरबीआई ने खूब ढेर सारा पैसा गवर्नमेंट को दिया तो गवर्नमेंट ने खूब ढेर सारा एक्सपेंडिचर किया तो लोगों को हाथ में पैसा दिया, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? लोगों ने डिमांड करना ज्यादा शुरू किया तो उससे इन्फ्लेशन आया। तो आंसर क्या होगा? डी, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। सोचना है सर, आपको ऐसे सोचना है, सोच के लगाना है सवाल। आप वीडियो पॉज करके ऐसे सोचिए, थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए, समझे आप? तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किसकी वजह से आएगा? क्रिएटिंग न्यू मनी। जब भी इकोनॉमी में नया पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी और मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट से वो और टाइम से बढ़ेगी। उससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया। मैंने आपको क्या क्या बता दिया आज। इन्फ्लेशन क्या होता है? ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, परचेजिंग पावर में डिक्रीज हो जाएगा करेंसी की तो वो भी इन्फ्लेशन है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया रीजन फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या है, रीजन फॉर डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के क्या कारण है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपने समझे अकॉर्डिंग टू द कॉजेस कि अगर किसकी वजह से है उस बेस्ड पर आपने सारे इन्फ्लेशन समझे, और स्पीड के बेस्ड पर भी आपने इन्फ्लेशन समझा कि इन्फ्लेशन क्या होगा, क्रीपिंग क्या होगा, वॉकिंग क्या होगा, ट्रॉटिंग क्या होगा, और आपने यूपीएससी प्री के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, आरबीआई ने क्या स्टेप लिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, अगर डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन आ गई तो आरबीआई गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए वो समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाए। तो आगे की बातें आगे करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक किया करिए और शेयर कीजिए भाई। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको शेयर करने में कितनी मेहनत करनी है। अगर आपको समझ में आ रहा है और ये क्वेश्चंस यूपीएससी प्री में पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, पूछने का तरीका क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस लगवा रहा हूं और टाइम बाउंड मैनर में ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवा रहा हूं। तो आई थिंक कि आपको इसमें मजा आ रहा होगा। ये नया इनिशिएटिव है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय।